नमस्कार। उमर खालिद को 10 दिन की रिमांड हिरासत पे भेज दिया गया। यूएपीए एक्ट के थ्रू भी उन पे कार्रवाई हुई है। क्या ये सही है, गलत है, दिल्ली राइट्स में उनका हाथ है, नहीं है? जिन सबूतों को पेश किया गया वाकई वो सबूत हैं या प्लांटेड हैं? क्या फैक्ट चेकिंग वेबसाइट कहती है? सारी बातों को संक्षिप्त इसी एक अंडर वन अम्ब्रेला आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए। महत्वपूर्ण काम तो ये है। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। उमर खालिद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अलग अलग मंचों से सरकार की नीति नीयत पर तीखे हमला करते हैं। वैसे तो उमर खालिद एक हाईली क्वालिफाइड हैं। डीयू से ग्रेजुएशन करने के बाद जेएनयू से एमफिल करते हैं, मास्टर्स भी करते हैं और उसके बाद पीएचडी भी कर चुके हैं जेएनयू से। उमर खालिद पहली बार लाइमलाइट में कब आए? देखिए, जेएनयू से पीएचडी करने वाले उमर खालिद 2016 में पहली बार सुर्खियों में आए थे, लाइमलाइट में आए थे। जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ कथित तौर पर एक कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद खालिद समेत जेएनयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 7 छात्रों पर राष्ट्रद्रोह का केस चला था। ये भी आरोप लगाए गए थे कि उस कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे भी लगाए गए थे और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जब कन्हैया को अरेस्ट किया तो उसके बाद उमर खालिद वहां से लापता हो जाते हैं और 23 फरवरी को दोबारा से कैंपस में दिखने के बाद उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उमर खालिद को जमानत मिल जाती है। उमर खालिद का रहा है विवादों से पुराना नाता। जेएनयू के प्रकरण से पहले भी उमर का नाम कई बार विवादों में आ चुका है। जेएनयू कैंपस में अपने कुछ साथियों के साथ हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लगाकर नफरत फैलाने के मामले में उमर खालिद का नाम आ चुका है। साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों की हत्या के बाद जश्न मनाने वाले लोगों में उमर खालिद का भी नाम शामिल था। 26 जनवरी 2015 को इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में उमर ने कश्मीर को एक अलग देश दिखाने की कोशिश की थी। 2018 में भी भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा से जुड़ी एक एफआईआर में उमर खालिद का नाम भी मौजूद था। खालिद पर अपने बीच के जरिए 2 समुदाय में नफरत फैलाने का भी आरोप लगा था। उसी साल अगस्त में उमर खालिद कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उन पर हमला होता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाते हैं। 10 दिन के पुलिस रिमांड पर आखिर क्यों गए हैं उमर खालिद? देखिए, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ केंद्र के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में दिल्ली दंगों की साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। एफआईआर में उमर को नामजद किया गया है। बाद में स्पेशल सेल ने उमर के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए की धाराएं भी लगा दी थी। स्पेशल सेल में उमर खालिद से 1 अगस्त से पूछताछ चल रही है। कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से सोमवार को उमर खालिद के लिए 10 दिन की कस्टडी मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़कड़डूमा को बताया था कि उन्हें आरोपी उमर खालिद को 11 लाख पन्नों वाले डेटा से रूबरू कराना है, जिसकी वजह से 10 दिन की रिमांड उनको चाहिए। क्या वाकई उमर खालिद ने रची थी दिल्ली राइट्स की कहानी पटकथा? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि दंगों के पीछे एक गहरी साजिश थी। दंगों के मामले में 6 मार्च 2020 को दर्ज हुए एक मामूली एफआईआर नंबर 59 इसी कथित साजिश के बारे में है, जिसमें सबसे पहला नाम उमर खालिद का आता है। एफआईआर के मुताबिक उमर खालिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा, जो कि फरवरी 2020 में हुई थी, उस दौरान दंगे की साजिश रची थी और अपने सहयोगी की मदद से भीड़ जुटाई। इस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 17 फरवरी को दिए गए खालिद के उस भाषण को सबूत के तौर पर पेश किया है, जिसमें वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग नामी चीनी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट की माने वो बताते हैं कि भाषण तो हुआ था, लेकिन उस भाषण की एक क्लिप को वायरल कर दिया गया सोशल मीडिया पे और उसको देखने वाले व्यक्ति को भी लगेगा कि हाँ, उमर खालिद ने भड़काऊ बयान दिया है। उमर खालिद के दिए गए 17 फरवरी के भाषण को अमित शाह ने बकायदा पार्लियामेंट में कोट किया है, लेकिन ध्यान रहे उन्होंने नाम नहीं लिया था।
17 फरवरी को यह भाषण दिया गया था। अमित शाह कहते हैं कि 17 फरवरी को यह भाषण दिया गया था और कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर हम दुनिया को बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार जनता के साथ क्या कर रही है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि देश के हुक्मरानों के खिलाफ बाहर निकलिए। इसके बाद 23 और 24 फरवरी को दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। ये वाकई सुनने में भड़काऊ सा लगता है। इस बयान को देखेंगे और इसी वीडियो को देखेंगे, लेकिन फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने बोला कि ये चीज एक पहलू है, तोड़ मरोड़ के बताया गया है। कि उमर खालिद ने अपने भाषण में कहा था कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में होंगे तो हमें सड़क पर उतरना चाहिए। 24 तारीख को ट्रंप आएंगे तो हम बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार देश को बांटने की कोशिश कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। हम दुनिया को बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। हम तमाम लोग सड़क पर उतर कर आएंगे। और इस भाषण का केंद्र के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम वाली बात को सबूत के तौर पर पेश किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस बात को बताया जा रहा है और फैक्ट चेक अलग बता रही है, तो आगे इस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बातें निकल के आएंगी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो तमाम बातें हमारे सामने आएंगी, तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रदर्शन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, गलत भी नहीं माना जा सकता। लेकिन प्रदर्शन करते समय हिंसा को भड़काना ये अलोकतांत्रिक है, आपराधिक है, चिंतनीय है, निंदनीय है, दंडनीय भी है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019 एक बेहद सख्त कानून है। इन कानूनों को आतंकवादी और देश की अखंडता के संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाली एक्टिविटीज पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है। इस कानून को संसद द्वारा 1967 में पारित किया गया था और उसके बाद इसमें तमाम संशोधन अमेंडमेंट हो चुके हैं। इस कड़ी में पहले साल यानी 2016 में भी इसमें संशोधन किया गया था। इसके बाद संस्थाओं ने ही नहीं बल्कि अब व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। इतना ही नहीं किसी पर शक होने से ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। अब तक सिर्फ संगठनों को ही आतंकी संगठन घोषित किया जा सकता था, लेकिन संशोधन के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को किसी आतंकी संगठन से संबंध दिखाना भी जरूरी नहीं रह जाता। इसमें आतंकी का आरोप हटवाने के लिए कोर्ट के बजाय सरकार की बनाई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा। हालांकि इसके बाद कोर्ट का रुख भी किया जा सकता है। यूएपीए में अधिकारी को उन संपत्तियों को जब्त करने से पहले पुलिस महानिदेशालय से मंजूरी लेनी होती है जो आतंकवाद से संबंधित हो सकती है। अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारी द्वारा जांच की जा रही हो तो ऐसी संपत्ति की जब्ती से पहले एनआईए के महानिदेशक से पूर्व सहमति लेनी होगी। ये विधेयक सरकार को यह अधिकार देता है कि वह समान अधिकार पर व्यक्ति को आतंकी भी बता सकता है, निर्दिष्ट भी कर सकता है। यूएपीए पर कई सारे विवाद रहे हैं। यकीनन मानिए कि किसी भी बुनियाद पर किसी को आतंकवादी करार देना ये हक सरकार के पास है, ना कि सबूतों और गवाहों के आधार पर या फैसला देने वाली किसी अदालत के पास। यूएपीए एक्ट के सेक्शन 35 को अगर आप देखेंगे और 36 के तहत सरकार बिना किसी दिशा निर्देश के, बिना किसी तयशुदा प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति को आतंकवादी करार दे सकती है। किसी व्यक्ति को कब आतंकवादी करार दिया जा सकता है, ऐसा जांच एजेंसी के दौरान किया जा सकता है या फिर उसके बाद या सुनवाई के दौरान या गिरफ्तारी से पहले। और कानून इन सवालों पर भी कुछ नहीं कहता। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आप YouTube मेंबरशिप के साथ Patreon मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जहां पे आपको अतिरिक्त फायदे भी देखने को मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।